दोस्तों ये बुक जो आपने ज़रूर देखी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अम्बेडकर नाम आपने कई बार सुना होगा, खासकर जो दलित वर्ग से आते हैं, ठीक है, जिनको हरिजन किसी ने कहा है तो किसी ने जो है उनको दलित कहा है। इस प्रकार से डॉक्टर अम्बेडकर जो है दलितों के उद्धार के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, काफ़ी माने जाते हैं। इवन हमारे देश में जब भी अम्बेडकर जयंती होती तो मैं देखता हूँ कि कई बार जो है उनकी पूजा भी होती है, काफ़ी ढोल नगाड़े देश में जो है काफ़ी उत्साह से जो है दलित समाज जो है उनका जन्मदिन जो है मनाता है। और सिर्फ वो दलितों के नहीं है बल्कि वो जो है महिलाओं के भी हैं और कई लोगों के। अगर देखा जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, ये एक बहुत ही बृहद डॉक्यूमेंट है। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा नहीं है, ठीक है, ड्राफ्ट किया है पहले, तो अभी समझ लें। दोस्तों कई कई बार जो है आपने उनकी तारीफ़ें तो कई सुनी होंगी, तारीफ़ के पुल भी बांधे होंगे। और उन्होंने एक बार दोस्तों कहा था कि हमारे देश में आइडल वर्शिप यानी कि जो हीरो वर्शिप है वो नहीं होनी चाहिए। और जब हम अम्बेडकर को पूछते हैं, अम्बेडकर की पूजा करते हैं, अम्बेडकर की जो है इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके उनको पेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं दलित समाज उनकी बातों को अनदेखा करता है। और उन्हीं के बनाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रैशनलिज्म की बात की जाती है, तर्कशील की बात की जाती है, आर्टिकल 51A। और ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी में जो है कही जाती है कि तर्क इसकी बात कीजिए। आज दोस्तों अम्बेडकर की क्रिटिक करेंगे, यानी कि आज हम दुनिया भर के जितने भी विद्वान हैं उन्होंने अम्बेडकर को लेकर के क्या क्रिटिसाइज़ किया है, क्या आलोचना की है, इनको आज हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों ये दलित समाज को वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि अगर तुम जो है इसी प्रकार से भक्ति करते रहे तो ज़िंदगी में कुछ हो नहीं पाएगा। और आज तुम्हें सबक सीखना चाहिए कि अम्बेडकर से क्या गलतियाँ हो गई हैं जिससे दलित समाज आज भी जो है, अगर अम्बेडकर में वाकई में जो है साहब में जो है अगर दम थी, ठीक है, तो आज जो है दलितों का कुछ हो जाना चाहिए था। लेकिन दलितों की समस्या हमेशा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा सुधरी है, ठीक है। और आज जो है मुझे खामियों को देखने वाले हैं। और अगर आज आपने वीडियो ये देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि दलितों में जो है ऐसे नेता निकलेंगे आकर के जो अपनी पॉलिटिक्स के लिए नहीं चमकाएंगे। जैसे मैंने बहुत से देखे हैं, ठीक है, नेता बहुत से मैंने देखे हैं दलितों के, ठीक है, वो क्या ही करते हैं उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो आज के दलितों से मैं कहना चाहूँगा कि आज महिलाएं और खासकर जो दलित हैं आज मेरा वो टारगेट रहने वाले हैं। और आज मैं अम्बेडकर की क्रिटिक्स करूँगा और ये सारे स्कॉलरली क्रिटिक्स हैं। मैं सारे आपको एविडेंस, साक्ष्य, रिसर्च पेपर जो भी है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है ये पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट हैं अक्सर वो जो है कई किताबों को निकालते रहते हैं, रिसर्च पेपर को। ये वीडियो मेरा देख लो, काफ़ी जो है तुम्हारी क्लैरिटी मिलने वाली है। पहला दोस्तों जो क्रिटिक है वो है हाइपर स्टेटिज्म एंड लीगलिज्म का। दोस्तों अम्बेडकर की अगर बात की जाए तो वो जो है कभी भी जाति व्यवस्था को ख़त्म नहीं करना चाहते, ठीक है। मतलब जो उन्होंने एनिलेशन जो कास्ट है, ठीक है, उसमें जाति व्यवस्था के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है। लेकिन उन्होंने जो है कहा है कि हिंदू समाज स्वेच्छा से कभी भी जाति व्यवस्था को ख़त्म नहीं करेगा क्योंकि वह धर्म ग्रंथों द्वारा वैध है, ठीक है। तो इनका मानना है कि हिंदू धर्म तो जो है वो जाति व्यवस्था को ख़त्म करने वाला नहीं है, वरना अम्बेडकर तो चाहते थे कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अम्बेडकर ने दोस्तों एक सामाजिक क्रांति नहीं की, मतलब एक सोसाइटी में बहुत बड़ा क्रांति नहीं की, ठीक है। उन्होंने राज्य और कानून के ऊपर डिपेंड छोड़ दिया कि राज्य यानी कि स्टेट जो है और कानून जो है वही सारा कुछ करेंगे, ठीक है। और हमारे देश में आज आपको पता ही है कि कानून और राज्य क्या करते हैं। तो राज्य की मशीनरी समाज से ही दोस्तों बनती है। आपको पता है कि राज्य जो है वो कानून है। जैसे आपको पता है कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 राजीव गांधी की सरकार में आया था। लेकिन कितना उनमें उसमें कन्विक्शन रेट है, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े नेता जो है करते हैं, कन्विक्शन रेट उसमें कितना है? कुछ भी कन्विक्शन रेट ज़्यादा नहीं है। दूसरी चीज़, अम्बेडकर ने क्या सोचा? अम्बेडकर ने सोचा कि हम अगर स्ट्रॉन्ग ताकतवर राज्य बना देंगे, ठीक है, राज्य के पास कानून होंगे, उनकी ब्यूरोक्रेसी होगी, अफसरशाही होगी, तो उससे कहीं ना कहीं राज्यों के पास जब उनके पास शक्ति होगी और कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम संविधान में लिख देंगे तो शायद जो है दलितों का उद्धार हो जाए। यानी कि वो किस पे डिपेंडेंट है? बहुत ज़्यादा राज्य पे डिपेंडेंट है। लेकिन वो शायद भूल गए इस बात को कि राज्य जो है किससे मिलकर बनता है? राज्य का जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो इलीट ही ब्यूरोक्रेसी होती है। जैसे मान लो मैं पढ़ कर चल के मैं दलित नहीं हूँ, ठीक है, मैं ये कोई गर्व की बात नहीं मान रहा हूँ, मैं दलित नहीं हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। तो मान लो मैं भविष्य में चल करके मैं बैठ गया जाके ब्यूरोक्रेसी में, तो मैं कभी चाहूँगा कि दलितों का कुछ कल्याण हो? कभी नहीं चाहूँगा। आज हमारे जुडिशरी में, आप जुडिशरी में देख लीजिए, शायद मेरे हिसाब से 80 से 85% उच्च कैटेगरी के लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। आप बताइए आपके कल्याण का कभी कुछ होगा? केस कहाँ जाएगा? जुडिशरी में जाएगा। केस कहाँ जाएगा? एग्जीक्यूटिव यानी कि न्यायपालिका के पास जाएगा, और ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो अफसरशाही उनके पास जाएगा। और जो आपके नेता हैं वो भी अगर देखा जाए तो वो भी जो है क्यों चाहेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली जो इंप्लीमेंट करेगी वो कौन करेगी? ब्यूरोक्रेसी करेगी। तो अम्बेडकर ने ये कैसे सोच लिया कि राज्य के पास अगर हम ताकत दे देंगे, राज्य को अगर कानून बनाने की शक्ति दे देंगे, राज्य को कानून और संविधान में अगर लिख देंगे, शायद अम्बेडकर कहीं ना कहीं भूल गए कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसको जब इम्प्लीमेंट करने वाले ही लोगों की नीयत अच्छी नहीं होगी तो कभी कुछ नहीं होगा।
नेवर एवर, कभी कुछ नहीं होगा। तो ये दोस्तों जो क्रिटिक है, ये किसका क्रिटिक है? तो ये दोस्तों उपेंद्र बख्शी एक बहुत ही बढ़िया विद्वान रहे हैं, और ये प्रताप भानु मेहता, आप कई बार जो है पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट सुनते होंगे, उन्हीं का क्रिटिक है कि राज्य की जो मशीनरी होती है वो ये ना सोचे कि समाज से नहीं बनती है, वो समाज से ही बनती है। समाज के कुछ एलीट लोग ही वहाँ पे जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, वो सब कौन जाते हैं? वो सब यही जाते हैं, पुलिस, जज, नौकरशाही, नेता, ये सब उसी समाज से आते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि दलितों का कल्याण हो। बहुत ध्यान से सुनना, मैं सारे बातें करूंगा, तुम ये सोच रहे होगे कि तुम्हारे दिमाग में एकदम चुमला चुमला करके एकदम आ रहे होंगे कि मुझे ये बोलना ये बोलना। सुन लो अभी, मैं सबकी मतलब जिसको नहीं कहते धोती खोलने वाला, दायरे से रखो वाला, हम सब भी बात करेंगे। कानून बनाम सामाजिक यथार्थ। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश में जो है लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये एक मृत दस्तावेज आज हो चुका है, जबकि हमारे समाज जो है इसे स्वीकार नहीं करता है। आप समाज में देख लीजिए जाकर के, पुरानी जो सोशल हेजेमनी है, ब्राह्मण ब्राह्मण मानता है, छत्री छत्री मानता है, वैश्य वैश्य मानता है, शूद्र शूद्र मानता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चला आ रहा है। आज भी आप देख लीजिए, गाँव में चले जाइए, मैं अपने गाँव का बता दे रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने गांव का बताऊं तो मेरे गांव में जो है काफ़ी जो एससी कैटेगरी है उसकी दशा बहुत बेकार है, उनको गांव के बाहर रखा जाता है, ठीक है, उनके साथ जो है मतलब उनको एक हीन भावना से देखा जाता है। ये दोस्तों मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे विलेज का। तो मुझे नहीं लगता है कि गाँव में जो है आज भी कोई दशा कोई बहुत अच्छी हुई होगी, ठीक है, ये तो मैं अपने बता रहा हूँ, हो सकता है आपके यहाँ पे ऐसा हो, ठीक है। तो दोस्तों ये सामाजिक जो उन्होंने सोचा था कि कानून और लॉ बना देने से, जैसे SC/ST एक्ट जो 1989 में बनाया गया, ठीक है, उसको भी कई बार जो है लूज कर दिया गया है, उसको ढीला कर दिया गया है, तो उतनी जो है और कन्विक्शन रेट उसमें ज़्यादा रहता ही नहीं है। जबकि NCRB के अगर डेटा उठा के देखोगे तो दोस्तों जाति व्यवस्था वाले जो क्राइम है हमारे देश में उनकी संख्या कंटिन्यू बढ़ती है, ठीक है, लेकिन हमारे देश में कन्विक्शन रेट कम है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी काम ही नहीं करना चाहिए, वो सबूत ही नहीं पेश करती है कोर्ट में जाकर के, वो एविडेंस ही नहीं प्रूव करती है जाकर के। तो सोचो, दो सिद्धि जब है ही नहीं तो अल्टीमेटली तुम्हारे कानून और तुम्हारे स्टेट का क्या होगा? बस समझ रहे हो? ये है कि सोशल हेजेमनी आज भी बनी हुई है। तो दोस्तों ये जो व्यू है, ये व्यू पॉइंट किसका था? ये दोस्तों व्यू पॉइंट था ये प्रताप भानु मेहता और जो है उपेंद्र बख्शी जी का जो है व्यू पॉइंट था, यानी कि हाइपर स्टेटिज्म एंड लीगलिज्म पे डॉक्टर अम्बेडकर फोकस करते हैं। और नेक्स्ट थिंग की बात की जाए, दूसरी जो दोस्तों थ्योरी है, दूसरा जो क्रिटिक है अम्बेडकर का, वो स्टेट डिपेंडेंसी ज़्यादा है और एपिस्टेमोलॉजिकल वायलेंस करते हैं। किस प्रकार से? राज पर निर्भरता ज़्यादा है, पहचान का भी संकट है। ये दोस्तों क्रिटिक किसका है? ये इसके आलोचक हैं DR नागराज, इनकी पुस्तक है, एक बुक है जिसका नाम है द फ्लेमिंग फीट, ठीक है, इसके नाम से जो है उन्होंने इसमें अम्बेडकर का क्रिटिक किया है। दरअसल गांधी जी जो थे वो हरिजन बोल करके दलितों का उद्धार करना चाहते थे, वो मोरल रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो अपर कास्ट है, जो मिडिल क्लास है, वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे गांधी जी कि अल्टीमेटली जो है वो लोग क्या करें कि अपना हृदय परिवर्तन कर लें, और जो है मतलब उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। देखो गांधी जी हमेशा आत्मा से आत्मा का बात करते हैं, तो गांधी जी हमेशा चाहते थे कि वो जो है पापों का प्रायश्चित करें। जो अपर क्लास है, जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, जो अपर कास्ट अपने आप को सो कॉल्ड मानती है, वो जो अपने पापों का प्रायश्चित करें। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो व्यू पॉइंट है गांधी का, जैसे गांधी और अम्बेडकर के बीच में सबसे बड़ा बात ये भी है कि गांधी को अम्बेडकर बहुत ही बुरे ढंग से ट्रीट करते हैं, मतलब भाषा की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है अम्बेडकर की गांधी के प्रति। और जबकि वो जो है इनसे उम्र में काफ़ी अनुभव भी है और काफ़ी ज्ञानी व्यक्ति भी हैं, और बल्कि देश का एक अच्छे नेता हैं अम्बेडकर। गांधी जी की बात की जाए, उनके एक आह्वान पर पूरी देश जो है चल पड़ता था। उनको जो आप इस प्रकार के शब्दों से जब सूचित करते हैं, और जबकि गांधी का व्यू पॉइंट अगर अम्बेडकर के खिलाफ देखोगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने जा रही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट होने जा रही थी, जब संविधान बन रहा था, तो हर कोई जो है गांधी जी के पास आया था, उसने पूछा था कि अम्बेडकर को जो है अम्बेडकर का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो गांधी जी ने कहा था, अगर तुमने अम्बेडकर के ज्ञान और उसकी प्रतिभा का अगर तुमने यूज नहीं कर पाया तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी मतलब दुख की बात होगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। तो सोचिए गांधी जी जहाँ पे एक और जो है अम्बेडकर को इतना ज़्यादा प्राइज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा जो है इज्जत दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वहीं पे अम्बेडकर जो है हमेशा एक उनका लहजा जो है गांधी जी के प्रति वो अच्छा नहीं है, ठीक है। जबकि गांधी जी चाहते थे कि सवर्ण जो हिंदू हैं, जो ऊंची कैटेगरी हैं, उनके हृदय में पश्चाताप प्रायश्चित का जो है भाव जो है उनके दिल में जो है लाया जाए, क्योंकि ऐसा मानना है कि आत्मा सारी पवित्र होती है, बस उसमें कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हो जाती है, अज्ञान हो जाता है। इस कारण बस कहीं ना कहीं अगर हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे तो एक दिन जो है व्यक्ति पिघलेगा, ठीक है। तो गांधी जी हृदय परिवर्तन करा करके, जब हृदय परिवर्तन होगा तो शायद जो है वो कुछ ऐसे राइट दे दें, ठीक है, जिससे जो है दलितों का उद्धार हो सके। लेकिन अम्बेडकर मानते थे कि पूरी तरीके से स्ट्रक्चरलिस्ट और लीगलिज्म टाइप की बातें करते थे अम्बेडकर। ये संरचना, तो ये अम्बेडकर का कहना था कि हम संरचना पे काम करेंगे, हम स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, हम स्ट्रक्चर ही चेंज करेंगे
और कानूनी बात करेंगे। वो चाहते थे कि दलितों को उनके अधिकार मिले, ठीक है। गांधी क्या चाहते थे? गांधी चाहते थे कि हम रिक्वेस्ट करेंगे आत्माओं से, सोल से, जो अपर कास्ट हिंदू हैं उनसे जो रिक्वेस्ट करेंगे ताकि उनका हृदय परिवर्तन हो, अल्टीमेटली उनके राइट जो है, उनके अधिकार हो सकता है जो अपर क्लास है वो दे दे। जबकि अम्बेडकर कहते थे कि नहीं, हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हमें अधिकार चाहिए, हमें राइट्स चाहिए, हम किसी की भीख नहीं मांगेंगे जा करके। तो नागराज यहाँ पे आलोचना करते हैं कि एक प्रकार की एपिस्टेमोलॉजिकल वायलेंस है। अब ये एपिस्टेमोलॉजिकल वायलेंस कैसा होता है? इसको ज्ञान में मीमांसा हिंसा कहते हैं। कैसा? प्रशासनिक इकाई में जो है बदलाव करना चाहते थे, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है, ठीक है, SC ST बना दी। आपको पता है कि अम्बेडकर ने क्या किया कि दलितों को जो है एक स्वतंत्र, गौरवशाली और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समुदाय से हटा करके उन्होंने एक प्रशासनिक श्रेणी में जोड़ दिया, यानी कि अब वो जिंदगी भर के लिए SC ST बन गए। समझ रहे हो? तो उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी बनाना ये दिखाता है कि दलितों को वो एक स्वतंत्र, यानी कि फ्रीडम वाला जो व्यक्ति है और जो गौरवशाली और उनकी सांस्कृतिक रूप से जो समृद्ध समुदाय उनको बनाना चाहिए था, ठीक है, वो उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी बना दिया ताकि ज़िंदगी भर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहे SC ST के नाम पे, ज़िंदगी भर पॉलिटिक्स, वोट बैंक की खेली जाती रहे SC ST के नाम पे। तो अम्बेडकर कहीं ना कहीं ये उनका बहुत बड़ा क्रिटिक है कि उन्होंने SC ST कैटेगरी में एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी उन्होंने बना दी, प्रशासनिक इकाई में जो है बदलाव कर दिया, यानी कि उसमें आधारभूत जो ढांचा था, जो दलितों का उद्धार था, उसको ना करने के बजाय आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी बना दी। दूसरी चीज़, आप जो है राज्य का मोहताज बना दिया। मतलब अब दलित किस पर डिपेंडेंट है? राज्य के ऊपर डिपेंडेंट है कि जो है कोई व्यक्ति आएगा, कोई नेता आएगा तो जो है वो हमारे लिए कुछ करेगा करके। यानी कि पूरी राजनीति जो है, दलितों की पूरी राजनीति वो एक बिंदु पर सिमट गई कि राज्य सरकार से क्या मिल रहा है। जैसे आरक्षण की बात कर लो, रिजर्वेशन की बात कर लो, सरकारी नौकरी की बात कर लो, तो क्या दलित सिर्फ इसी के लिए बने हुए हैं? मतलब दलितों का उदाहरण क्या जो है सिर्फ आरक्षण के नाम पे ही होगा? क्या वजीफा स्कॉलरशिप के नाम पे ही होगा? क्या सरकारी नौकरियों के नाम पे ही होगा? यानी कि आज दलित जो है वो सिर्फ एक राज्य के मोहताज हो चुके हैं। यानी कि क्लाइंटेलिज्म, ये एक प्रकार का क्या है? क्लिंटेलिज्म है, जिसमें क्या होता है कि राज्य के आप मोहताज बैठे हुए हो, राज्य जो है आपको लोग लुभावने बाध्य करेगा और आपको जो है एक जो दलित पहचान है, ठीक है, आज जो है पिछड़ी, मतलब अगर बात की जाए तो पीड़ित की पहचान बन गई है कि दलित जो है बहुत सताए हुए हैं, मारे हुए हैं, ठीक है, और उनका कई बार ऐसा मजाक भी उड़ाया जाता है, आपने देखा होगा कि, ठीक है। तो हमेशा जो है आज राज्य एक संरक्षण के तरीके से देखा जाता है कि हम राज्य के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, हमारा कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, हम कुछ है ही नहीं, तो राज्य के ऊपर आज डिपेंडेंट कर दिया अम्बेडकर ने। दूसरी चीज़, सांस्कृतिक स्वतंत्रता का पतन कर दिया, यानी कि जो कल्चरल ऑटोनॉमी थी उसका भी कहीं ना कहीं जो है दलितों के जो अपने लोक देवता थे, ठीक है, उनके अपने जो मिथक थे, उनकी अपनी कला और उनके जो प्रतिरोध का अपना इतिहास था, ठीक है, उस पर जो है वो जो है हाशिए पर चला गया, क्योंकि उनका पूरा संघर्ष जो है संविधान और संसद के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। यानी कि उनकी जो कल्चर थी, उनकी जो मतलब जो उनकी मिथोलॉजी थी, उनकी जो कलाएं थीं, ठीक है, उनका जो भी इतिहास था वो सब जो है साइड हो गया और सब किस पे चला गया कि संविधान पे और संसद के ऊपर केंद्रित हो गया। इसे राजनीतिक विज्ञान में दोस्तों क्लाइंट पैटर्न रिलेशनशिप भी कहा जाता है, यानी कि संरक्षक आश्रित संबंध कहा जाता है, जिसमें शोषित वर्ग जो होता है पूरी तरीके से राज्य के कल्याणकारी जो उपाय होते हैं, यानी कि वेलफेयर जो मेजर होते हैं, उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, और कोई उग्र क्रांति नहीं हो पाती है। ये एक मीठा नशा है, ये एक मीठा जहर है जो आपको ज़िंदगी भर पिलाया जाएगा घूंट की तरीके से। आपका कभी भी जो है उद्धार नहीं होने वाला है। आप राज्य के ऊपर केंद्रित होकर के रह जाते हो, आप संसद के ऊपर केंद्रित होकर रह जाते हो, ठीक है, और आप जो है इसलिए स्टेट की पूजा करने लगते हो, राज्य की पूजा करने लगते हो, नेताओं की पूजा करने लगते हो, ताकि आपको इस बात का डर होता है कहीं हमारे ये अधिकार छीन ना जाए, कोई नेता हमसे अधिकार छीन ना ले। तो ये तो आप गुलामी करने लगे ना, ये स्टेट की, राज्य की गुलामी करने लगे, आप नेताओं की गुलामी करने लगे। बात समझ रहे हो? तो आज के समय में दोस्तों जो दलित राजनीतिक दल हैं, जैसे बसपा ले लीजिए, ठीक है, आज आप बसपा के देख लीजिए कहाँ सिमट कर रह गई है, आज बसपा कहीं नाम निशान दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो BSP आप देख लीजिए, बहुजन समाजवादी पार्टी, जो एक सामाजिक आंदोलन के तरीके से काशीराम जी ने जो है स्टार्ट किया था, और मायावती जी ने जो है सरकार भी बनाई, काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन आज दलितों को आप देख लीजिए, मतलब जो दलितों की पार्टी है, जिसको आप भली भांति जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हीं की है, मतलब हर कोई काम करता है, लेकिन BSP को अक्सर जो है दलित राजनीतिक दल से माना जाता है। आज देख लीजिए, आज आप देखोगे तो जो है आज उनका जो पूरा एजेंडा है वो दलितों के उद्धार के लिए काम नहीं करते हैं, वो काम करते हैं आरक्षण को बचाने के लिए, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी तक सीमित हो गया है। यानी कि काशीराम ने जब बहुजन आंदोलन शुरू किया था तो उनका पूरा उद्देश्य था कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग को चेंज किया जाए, लेकिन धीरे धीरे केवल चुनाव जीतने और राज्य की जो है स्टेट पावर को हासिल करने तक ही सीमित रह गया। और आज आप देख लीजिए बसपा की क्या दशा है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए क्या है, मतलब कुछ नहीं, कोई काम नहीं होता है, मतलब कुछ करना ही नहीं है, ऐसा लगता है कि डेड है, समझ रहे हो, ऐसा लगता है, मतलब अभाव है पॉलिटिकल पावर का, पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया एकदम। तो अगर इस प्रकार से बात की जाए तो कोई स्वतंत्र स्वदेशी आर्थिक या सांस्कृतिक मॉडल ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, तो सरकार की दया पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाना ये भी गलत है। और तो ये अम्बेडकर का एक क्रिटिक था। तो दोस्तों दूसरा क्रिटिक आपको समझ में आया। तीसरा दोस्तों क्रिटिक जो है एक व्यक्ति करते हैं, ये मार्क्सिज्म क्रिटिक है,
ठीक है। और ये दोस्तों किया जाता है आनंद तेल तुंबड़े के द्वारा। आनंद तेल तुंबड़े, इनकी एक बुक है रिपब्लिक ऑफ कास्ट, ठीक है। उसमें ये जो है, देखिए मैं सारे जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ सब एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी मतलब जो है मुँह फैला के चला आया, ठीक है। और ऐसा लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये भी हम आपको बता देते हैं। हाँ, बहुत ही कायदे का लेक्चर है, वो तुम्हारे भविष्य के उद्धार के लिए लेक्चर है। बल्कि मैं यहाँ पे अभी आपको जो दलित लोग हैं उनको मैं एडवाइस भी दूंगा तुम्हें करना क्या है। तो आनंद जो तेल तुंबड़े हैं, इनकी जो बुक है रिपब्लिक ऑफ कास्ट, उसमें जो है मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों की आलोचना की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आर्थिक राजनीति है, देखो डॉक्टर अम्बेडकर जो है कास्ट को खत्म करना चाहते थे, जैसे कि उनकी बुक है एनिलेशन ऑफ कास्ट। शशि थरूर ने भी उन पर एक बुक लिखी हुई है, ठीक है, और मैं सब कुछ देख के आया हूँ। तो दोस्तों जो है ये कहते हैं कि कास्ट जो है एक प्रकार से वो एक जो है, कास्ट क्या है, कास्ट तो एक प्रकार से सुपर स्ट्रक्चर है। कास्ट एक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं। आज समाज में जो है कास्ट एक बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी ना है, ये तो एक प्रकार से धोखा है, मतलब एक छल है जिसके नाम पे जो है राजनीति की जाती है। दरअसल सच्चाई जो है, समाज का जो असली जो बेस है वो इकोनॉमिक बेस है। तो अम्बेडकर ने कुछ भी जो है, अम्बेडकर की बात की जाए तो जाति दरअसल वर्ग का ही एक भारतीय और सामंती रूप है, समझ रहे। जाति क्या होती है, वर्ग का ही तो रूप होता है ना। मतलब आप देखिए ना, लैंड ऑनरशिप, दरअसल जो मेन पॉइंट है वो लैंड ऑनरशिप का है। तो लैंड ऑनरशिप की अगर बात की जाए, ठीक है, तो जाति केवल जो है श्रम का विभाजन नहीं है कि डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, श्रमिकों का विभाजन कर दिया, ये जाति नहीं है, ठीक है। उनका मानना था कि जातिगत जो मानसिकता है को नष्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो है जो जातिगत मानसिकता है, अम्बेडकर का दोस्तों मानना था कि उसको नष्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत में कोई प्रोलेटारिएट क्रांति नहीं हो सकती, ठीक है। क्योंकि एक सवर्ण मजदूर कभी एक दलित मजदूर के साथ खड़ा नहीं होगा। तो अम्बेडकर दोस्तों इसे क्रांति नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और वो जो है क्रांति के पक्ष में नहीं थे, और वो जो है जातिगत मानसिकता को बनाए रखना चाहते थे, ठीक है। उनको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो जो है मार्क्सवादियों का दोस्तों तर्क ये है कि अम्बेडकर कहीं ना कहीं जो भूमि है, ठीक है, उसकी लेने की बात करते, भूमि को लेने की बात करते, भूमि सुधार की बात करते कि दलितों के हाथों में भूमि है। आज भी आप देख लीजिए हमारे देश में जितने जो दलित हैं, ठीक है, उनके हाथों में भूमि तो नहीं है। अगर उनके पास इकोनॉमिक पावर होगी तो ऑलरेडी उनका सोशल जो जस्टिस है वो उनके साथ हो जाएगा। उनका जो समाज में जो उनकी वैल्यू है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। उनके पास लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं आप, आपने लैंड रिफॉर्म की कोई बात ही नहीं की। लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर तरीके से बन के रहेगा हमारे देश में, भूमिहीन खेतीहर मजदूर हैं हमारे देश में डोमिनेंट, ठीक है। और खेती किसके पास है, तो खेती दोस्तों पास है मिडिल क्लास अपर क्लास के पास। तो दोस्तों ये अम्बेडकर की बहुत बड़ी आलोचना है कि उन्होंने कई बार तमाम तरीके के राजनीतिक संघर्ष प्रतिनिधित्व किए। जैसे आपको पता है पूना पैक्ट, विधायिका में आरक्षण, सरकारी नौकरियों पर ध्यान उनका केंद्रित रहा। लेकिन मार्क्सवादियों का दोस्तों तर्क है कि अम्बेडकर ने कभी भी जमीन के पुनर्वितरण यानी कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई राष्ट्रव्यापी या जो है उग्र जमीनी आंदोलन नहीं चलाया। अगर चलाते तो शायद जो है कुछ हो सकता था, क्योंकि जब आप इकोनॉमिक पावर अगर आप उनके हाथों में दे दोगे, अगर उनको इकोनॉमिक बेस मजबूत कर दोगे, जाति क्या है, जाति एक सुपर स्ट्रक्चर है, वो तो धोखा है, वो धोखा है। असली जो स्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है। अगर आपको उनको इंपावर करना है तो आप उनके भूमि के लिए काम करते हैं, आप एक आंदोलन चलाते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स जो है उखाड़ के फेंक दो सिस्टम को, ठीक है, ऐसे आंदोलन चलाने चाहिए थे डॉक्टर अम्बेडकर को। लेकिन उन्होंने कोई आंदोलन नहीं चलाया, वो स्टेट और लीगलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट रहे, क्योंकि वो खुद प्रोफेशन से जो है बाहर लॉयर थे, वकील थे। तो उन्होंने समझा कि लॉयर के तरीके से ही काम किया। लेकिन उनको पॉलिटिकल नेता नहीं मुझे लगता है कि वो थे, क्योंकि वो अपनी सीट पर नहीं जीत पाए, तो पॉलिटिकल नेता लगे ही नहीं रहे हैं। नेता का काम है कि वो थोड़ा सा अलग हाइट से, वो एक लायर थे तो उन्होंने लायर के दिमाग से ही सोचा, वकील के दिमाग से ही सोचा कि कानूनी तरीके से। कई बार हमें स्टेट के खिलाफ थोड़ा सा जाना पड़ता है, हमें सुधार आमूल चूल करवाने, जब हमें एक बड़े संघर्ष को लीड करना है तो एक क्रांति होनी चाहिए थी, एक आंदोलन होना चाहिए था। लेकिन अम्बेडकर के इसमें अभाव दिखता है। अम्बेडकर जो है शांतिपूर्ण तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहीं नहीं करते हैं, और कास्ट की बात करते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ है। तो उन्होंने अगर बात की जाए तो दलित बुर्जुआ का उन्होंने निर्माण कर दिया। दलित बुर्जुआ क्या होता है, दलित बुर्जुआ का मतलब दलित में कुछ पूंजीपति लोग। आज भी दोस्तों अगर आप देखोगे, ठीक है, एक छोटा सा हिस्सा है आरक्षण लेकर के वो जो है दलित बुर्जुआ बन जाता है, दलित पूंजीपति लोग बन जाते हैं, ठीक है। और वो फिर जो है जो नव शिक्षित जो दलित वर्ग पूंजीपति है वो दोस्तों राज्य की मशीनरी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। तो अपने वर्ग तरक्की तो उन्होंने कर ली, ठीक है। और वो क्या होता है कि जो पढ़ लिख करके जो दलित होता है वो तो राज्य की मशीनरी में शामिल हो गया, उसका कटाव हो जाता है किसके साथ, जो गरीब दलित हैं उनके साथ उसका एलिनेशन हो जाता है। वो समझता है कि मैं अलग हूँ और ये लोग अलग हैं, तो वो कोई उनके लिए काम का नहीं करता है, वो उसी ब्यूरोक्रेसी में जा करके उसी का हिस्सा बन जाता है। जा करके समझ रहे, जो दलित है रिजर्वेशन का नाम लेकर के, रिजर्वेशन का फायदा उठा करके वो दलित उसी में शामिल हो जाता है जा करके। फिर स्टेट की जो बनाई हुई पॉलिसी होती है उनको इंप्लीमेंट करता जा करके। यानी कि तुम्हारे कल्याण की बात कभी नहीं होती है। जाति का दोस्तों जो है आज क्या हो चुका है, संस्थागतकरण हो चुका है। यानी कि आज
इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी है कास्ट। ठीक है, तो तेल तुंबड़े, ठीक है, ये मैं तेल तुंबड़े का ही तर्क बता रहा हूँ। ठीक है, तो तेल तुंबड़े कहते हैं कि राज्य की जो नीतियाँ होती हैं, जैसे आरक्षण आदि ने जाति को दोस्तों खत्म करने के बजाय उसे आज इस संस्थागत बना दिया है, यानी कि आज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो चुकी है जाति, कास्ट। राज्य ने कुछ दलितों को सत्ता में थोड़ी सी जिम्मेदारी देकर पूरे दलित आंदोलन को कोऑप्ट कर लिया। ठीक है, तो राज्य ने क्या किया? राज्य ने यही किया कि कुछ लोगों को वहाँ से दलित में रिजर्वेशन उठा के अपने पास बुला लो, तो कभी कुछ होएगा नहीं। ठीक है, और एक वास्तविक जो आर्थिक क्रांति होनी चाहिए, तो जो सबकी समाज में व्यवस्था को सुधार होना चाहिए, तो वो कभी नहीं हुआ। कुछ लोगों को फायदा उसका मिलता रहा, तो कभी भी जो है जो दलित हैं, अब देखो दलितों को अगर आंदोलन करना है, दलितों को चीज़ों को करना है, तो उनके पास मास सपोर्ट चाहिए। तो उसमें से कुछ लोग तो ऑलरेडी सत्ता में चले जा चुके हैं, ब्यूरोक्रेसी में जा चुके हैं, पॉलिटिक्स में जा चुके हैं, तो वो भैया तुम्हारे लिए कुछ ना करेंगे, वो तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हारे साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे। जैसे मान लो मैं दलित हूँ, अगर मान लो, और मैं जो मान लो कुछ मुझे पद मिल गया, तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, पॉलिटिक्स खेलूंगा। क्या करूंगा? तुम्हें जो है हम रिजर्वेशन की बात करेंगे, तुम्हारे लिए कानून की बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे उद्धार की बात कभी नहीं करेंगे, तुम्हारी इकोनॉमिक पावर की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी राजनीति ही चलती है दलित के ऊपर। तो दलित की जो नेता है वो कभी नहीं चाहेगा दलित का उद्धार हो, क्योंकि तुम ही तो वोट बैंक हो। तुम्हारे जो है बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जोड़ेंगे जाकर के, फिर तो है तुम वोट दोगे जाकर के, दो चार कांड कराएंगे, क्राइम करवाएंगे। तो दलितों का नेता कभी दलितों का उद्धार करे, ऐसा बड़ा मुश्किल काम है। तो दोस्तों ये जो तर्क है तेल तुंबड़े जी का है। ठीक है, फोर्थ दोस्तों जो पॉइंट है, और मैं आपको बताना चाहूँगा, नहीं अभी नहीं, फोर्थ पॉइंट अभी नहीं है। ठीक है, और अभी जो है मैं फोर्थ पॉइंट नहीं, अभी तेल तुंबड़े जी की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक चीज़ और बताई। दरअसल क्या था, अम्बेडकर ने 1947 में एक मसौदा तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, आपको शायद पता नहीं होगा, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के नाम पे, स्टेट्स और माइनॉरिटीज़ के नाम पे एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसमें उन्होंने स्टेट सोशलिज्म की वकालत की थी कि कृषि भूमि के राष्ट्रीयकरण और प्रमुख उद्योगों पर राज्य के नियंत्रण की बात कही थी कि कृषि भूमि का क्या कर दो, नेशनलाइजेशन कर दो, और प्रमुख जो उद्योग हैं वो भी राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। दोस्तों मार्क्सवादी जो विचारक हैं, जैसे सुमित सरकार जैसे लोग, ठीक है, जैसे मैं आपको दोस्तों बता दूँ कि एक सेकेंड, ये दोस्तों बुक आप देख रहे हो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और एक बुक और मेरे पास रखी हुई है। ठीक है, तो जब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो आप जो है सुमित सरकार को भी पढ़ें, क्योंकि जब आप इनको पढ़ते हो बिपिन चंद्रा को, तो इसके साथ सुमित सरकार को जरूर पढ़ा करो, क्योंकि वो थोड़ा सा काउंटर आर्गूमेंट आपको मिल जाता है। और ठीक है, बाकी अभी क्या फिलहाल अब मुद्दे देखो दोस्तों, अम्बेडकर ने 1947 में एक मसौदा तैयार किया था जिसका नाम था स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमि का जो है नेशनलाइजेशन होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, प्रमुख उद्योगों पर राज्य की नियंत्रण होनी चाहिए थी। तो जैसे मार्क्सवादी जो विचार है, मार्क्सवादी जो विचारक हैं, जैसे सुमित सरकार ये सवाल उठाते हैं कि जब अम्बेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने समाजवादी आर्थिक जो नीतियाँ थीं उनको मौलिक अधिकार क्यों नहीं बनाया, मौलिक अधिकारों का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? बना देते फंडामेंटल राइट, कि ये जो है मतलब ये जो मार्क्सवादी विचारक हैं जैसे सुमित सरकार जैसे लोग ये कहते हैं कि प्रारूप समिति के जब अध्यक्ष बने थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने आर्थिक नीतियों को मौलिक अधिकार क्यों नहीं बनाया, फंडामेंटल राइट का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? समझ रहे? अगर वो समाजवादी चाहते थे, सोशलिस्ट टाइप का चाहते थे, तो क्यों नहीं बनाया? अम्बेडकर ने जो बात की थी स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में 1947 में ड्राफ्ट तैयार किया था स्टेट सोशलिज्म को लेकर के, फंडामेंटल राइट ने क्यों बनाया? ये सुमित सरकार का आलोचना है। एक दूसरी आलोचना ये भी की जाती, चलो मान लो तुमने फंडामेंटल राइट नहीं बना पाया क्योंकि उसको इंप्लीमेंट करना था, कुछ नहीं कर पाते तो डीपीएसपी में डाल देते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में डाल देते, वो तो बाध्यकारी नहीं होता है ना। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अम्बेडकर जो है वो पूंजीपति और बुर्जुआ राज्य के सामने एक बड़ा वैचारिक समझौता था, कंप्रोमाइज था। बात समझ रहे हो? ठीक है, मुझे गाली मत देना, ठीक है, और तुम्हारे उद्धार की बात बता रहा हूँ। अम्बेडकर ने ही कहा था कि हीरो वर्शिप बंद कर दो। तुम्हारे हम बहुत कायदे की बात बता रहे हैं, अगर तुम्हारी बात सुन लोगे ध्यान से तो तुम पूरा खेल समझ जाओगे। और अम्बेडकर कभी नहीं चाहते कि तुम ऐसे अंधभक्त बनो, समझ रहे हो? वरना मुझे क्या चुल्लू मची है, क्यों बताऊँ मैं? मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कोई दलित से नहीं आता हूँ, मेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे बात बता रहा हूँ फ़ायदे की, सुन लो मेरी बात को, समझ रहे हो? तुम्हें कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर पाएगा, और बहुत सारी चीज़ें इस लेक्चर से सीखने को मिलेंगी। ऐसे लेक्चर तुम्हें शायद ही कोई मिल जाए पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि जो लेक्चर देंगे वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, अपर कास्ट से आते हैं, वो कभी नहीं तुम्हें ये सब बातें बताएंगे, समझ रहे हो? हाँ, तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन ज़िंदगी बस सालों साल होता रहेगा। तो अभी लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ जो तुम्हें अच्छी बातें लग रही हो, ठीक है? मैं यहाँ पे अम्बेडकर का क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वर्ल्ड के स्कॉलर्स का व्यू बता रहा हूँ कि अम्बेडकर में क्या गड़बड़ी कर दी थी, कोई भगवान, ठीक है? तो चलो आ जाओ। अब पहचान की राजनीति, दोस्तों मार्क्सवादी विचारक जो होते हैं वो तर्क देते हैं, इन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की। अम्बेडकर जो वादी जो है राजनीति पूरी तरीके से पहचान की राजनीति थी, यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स थी। जैसे बहुजन समाजवादी पार्टी या अन्य दलित जो आंदोलन है, ठीक है, उनका पतन इसी कारण हुआ, इसी का उदाहरण है। उन्होंने क्या किया कि महापुरुषों की मूर्तियां बनाने स्टार्ट करने की, पता चला डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्तियां बना दी, हाथी बनवा दे, घोड़े बना दिए, और यहीं तक सीमित कर दिया।
अरे भैया मूर्ति बनाने से कुछ नहीं होगा, मूर्ति बनाने से थोड़ी ना होगा। आपको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना चाहिए, आपको रोजगार देना चाहिए ताकि उनके हाथों में पैसा है। कारपोरेट जो कैपिटलिज्म था उसके खिलाफ जो है आपको एक आर्थिक एजेंडा तैयार करना चाहिए था। यह आंदोलन आपने सत्ताधारी पूंजीपति दलों के साथ समझौता करने पर मजबूर हो जाता है। देखो राज्य जो होता है ना, सरकारें होती हैं, वो कहीं ना कहीं पूंजीपति से पैसा उठाती हैं, तो ये उनका कंप्रोमाइज है उनके साथ कि उन्होंने आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए महापुरुषों की मूर्तियां बनवाना आत्मसम्मान और पहचान तक ही सीमित हो गई। अरे इससे काम थोड़ा ना बनता है। आप पूंजीपति लोगों के खिलाफ एक्शन काहे नहीं लेते हो? सोशलिज्म की बात काहे नहीं करते हो? इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म की बात क्यों नहीं करते हो? इकोनॉमिक इंपावरमेंट की बात काहे नहीं करते हो? तो ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का पूरा जाल है, समझ रहे हो? तो अम्बेडकरवादी जो है पूरी तरीके से इसीलिए नष्ट होते जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपनी राजनीति से कुछ दलितों के डेमोक्रेटिक तरीके से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात उन्होंने नहीं की। राजनीतिक स्वतंत्रता ग्रामीण भारत के शोषित वर्गों के लिए आज भी अधूरी है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, जिनको नहीं पता है। तो दोस्तों 3 पॉइंट आपको समझ में आए? 3 आपको डिबेट समझ में आई? 25 मिनट में बोल गया, अरे बाप रे। फिर दोस्तों चौथा जो पॉइंट है, ये दोस्तों एक वर्जीनियस जो है खाका एक जो है व्यक्ति थे, ठीक है, आलोचक हैं। और ये दोस्तों जो है आदिवासी समाजशास्त्रियों और सबाल्टर्न विचारकों द्वारा दी जाती है। और दोस्तों सबाल्टर्न क्या होता है आपको हो सकता पता ना हो, ठीक है। तो आदिवासी जो समाज देखो, इनका अम्बेडकर का जो है ये वर्जीनियस खाका जो है, ठीक है, ये अम्बेडकर का क्रिटिक करते हैं कि अम्बेडकर के जो व्यू पॉइंट थे वो एससी को लेकर तो बाकी काफ़ी ऊंचे थे कि एससी को एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मानते थे कि वो एक जो है, लेकिन वो औपनिवेशिक जो, लेकिन उनके जो थॉट थे एसटी को लेकर के, यानी कि शेड्यूल ट्राइब थी, यानी कि जो ट्राइबल लोग थे, उनके प्रति जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो थॉट थे वो बिल्कुल ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के जैसे ही थे। यानी कि वो उनके जो थॉट थे आदिवासी लोगों को वो असभ्य और राजनीतिक चेतना से शून्य मानते थे। यही तो ब्रिटिशर्स भी कहते थे। ब्रिटिशर्स जो है आदिवासियों को कुछ नहीं मानते थे, यही अम्बेडकर भी करते थे। तो अम्बेडकर भी जो है उनको असभ्य मानते हैं और राजनीतिक चेतना से शून्य मानते हैं। यानी कि ये दोहरापन है उनका कि आप एक वर्ग को जहाँ पे एससी है उसको आप इतना ऊंचा बढ़ा चढ़ा के कर रहे हो, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हो। जब बात आपके एसटी की आती है, यानी कि जब आपकी शेड्यूल ट्राइब यानी कि आदिवासी जो जातियाँ हैं उनकी जब बात आती है, तो आप कहते हो कि आप जो है मेन जो ब्लॉक है, यानी कि जो मेन शाखा है उसमें जुड़ जाओ जा करके और मुख्य धारा से आधुनिक समाज में घुल मिल जाओ। ये उनसे इतना कह करके कि आप अपना जो है, यानी कि जो यहाँ पे प्रोटेक्शनिज्म संरक्षणवादी नीति है अम्बेडकर की और एकीकरण नीति है कि आप ऐसे मिल जाओ जा करके। जहाँ पे एससी के लिए आप सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे हो, उनके लिए अलग से आरक्षण की बात कर रहे हो, ठीक है, अलग से जो है इलेक्शन की बात कर रहे हो, वहीं पे आप इनके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? आप एसटी के लिए जो है आपने इतना उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं दिया। आपकी एसटी के प्रति जो विचारधारा है, जल जंगल और ज़मीन की जो रिसोर्स की ऑटोनॉमी होती है, उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। उनको जो है आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ना जगह दे करके, जैसे कि अब आप कहोगे सर आपने जो है 5th और 6th शेड्यूल नहीं पढ़ी है, ठीक है, जिसमें तो जो है, तो 5th और 6th शेड्यूल किसके अधीन होती है? वो तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास होती है। यानी कि वो राज्य के पास चली गई। विकास के नाम पर आप देखते हो कि देश में जो है आए दिन कहीं आसाम में जो है इको सेंसिटिव जोन कम हो रहा है, कहीं पे जो है कर्नाटक में निकल के आता है, कहीं उत्तराखंड में निकल के आता है और कहीं यहाँ पे अंडमान निकोबार में निकल के आता है। तो आज देखिए ना, ये सब किसके अधीन रहकर हो गया? प्रेसिडेंट और राज्यपाल के अधीन में। यानी कि अम्बेडकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पैटर्नलिज्म टाइप का मान के चल रहे हैं कि राज्य ही अभिभावक है, राज्य ही फादर है, गॉड इन लॉ है और सब कुछ राज्य ही है, ठीक है। तो जमीन और जंगल के जो अधिकार हैं उनकी अनदेखी कर दी डॉक्टर अम्बेडकर ने। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने को उतने मजबूती से नहीं दिखाया, एसटी के अधिकारों की बात उतनी मजबूती से नहीं की जितना उन्होंने एससी के लिए की। तो ये कहीं ना कहीं ये अम्बेडकर की जो सोच है वो एसटी के प्रति कैसी थी, इसके बारे में जो है आप सोच सकते हो कि उन्होंने जो है कोई उचित कदम, उनकी सोच बिल्कुल ब्रिटिश इंपीरियलिज्म जैसी ही थी एसटी लोगों के लिए, ठीक है। और ये दोस्तों जो क्रिटिक है वो क्रिटिक किसका है? ये दोस्तों क्रिटिक है, मैं आपको बता दूं, वर्जीनियस खाका जी का क्रिटिक है, ठीक है। ये आलोचक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के। चौथा क्रिटिक मैंने आपको बताया। 5वां दोस्तों जो क्रिटिक है, 5th जो क्रिटिक है उसको भी आप देख लीजिए। 5th क्रिटिक है कि इन्होंने बुद्धिज्म को जो है एक राजनीतिकरण कर दिया। यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है अपने कास्टिज्म, चूंकि उनके साथ अत्याचार हुआ, सीधी सी बात है, तो उनके ऊपर जो बीती है उससे जो है वो कास्टिज्म को किसी न प्रकार से कुछ नहीं कर पाया। तो उन्होंने सोचा कि अल्टीमेटली जो है इसका जो बुद्ध धर्म है उसका पॉलिटिकलाइजेशन कर दो, राजनीतिकरण कर दो। उन्होंने जो बुद्धिज्म की जो मेन आत्मा थी, जो बुद्ध धर्म की जो मेन आत्मा थी, निर्माण थी, मोक्ष था, नहीं निर्माण की बात थी, ठीक है, और 8 फोल्ड पाथ थे, चातुवारी आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य थे, इन सबको उसमें छेड़छाड़ करके उसका पॉलिटिकलाइजेशन कर दिया अम्बेडकर ने, और अपना एक नवयान दे दिया। यानी कि जो मेन स्पिरिट थी बुद्धिज्म की उसको ही उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, समझ रहे? तो 1956 में नागपुर में जो है उन्होंने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है, नियो बुद्धिज्म जो उन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है,
अच्छा, ये किसका क्रिटिक है बौद्ध धर्म का राजनीतिकरण? ये दोस्तों क्रिटिक है अनन्या वाजपेयी का। इनकी एक बुक है राइचियस रिपब्लिक, उसमें जो है इन्होंने इनका क्रिटिक किया है। ठीक है, तो अंबेडकर ने 1956 में दोस्तों आपको पता है कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, और उन्होंने हिंदुज्म को जो है छोड़ दिया था। उनका कहना था कि मैं जन्म तो हिंदू में धर्म में लिया हूँ, लेकिन मरना मैं हिंदू धर्म में स्वीकार नहीं करूँगा। और उन्होंने जो है नवयान की शुरुआत की थी और उन्होंने बुद्ध धर्म का पॉलिटिकलाइजेशन कर दिया, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस धर्म का जो है यूज किया डॉक्टर अंबेडकर ने। तो ये उनका एक क्रिटिक है अच्छा खासा। ठीक है, उन्होंने 4 आर्य जो सत्य थे, ठीक है, उन पे उन्होंने कहा कि संसार में दुख है। ठीक है, अंबेडकर ने इसे दोस्तों ये खारिज कर दिया कि ये सिद्धांत पूरी तरीके से भाग्यवादी और निष्क्रिय बनाता है, क्योंकि भाग्य पे अगर डिपेंडेंट रहोगे तो गॉड आएगा। तो अंबेडकर ने गॉड वाला सिद्धांत ही खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बौद्ध धर्म का मूल है ना, संसार में दुख है, तो उन्होंने जो है इसको माना नहीं। ठीक है, उन्होंने खारिज कर दिया कि ये भाग्यवादी की ओर ले जाता है, यानी कि फैटलिस्ट की ओर ले जाता है और इसको निष्क्रिय बनाता है। ठीक है, तो वो नहीं चाहते थे कि भाग्य पे कोई डिपेंडेंट रहे, तो इसलिए उन्होंने 4 नोबल ट्रुथ का भी खंडन किया। और जैसे दुख से निकलने का तरकीब नहीं बताया था, देखो बुद्धिज्म भी मैंने पढ़ाया है, 7 घंटे मैंने बुद्धिज्म पे बोला है, 7 आवर। ठीक है, तो उन्होंने चतवारी आर्य जो सत्य थे, यानी कि 4 आर्य जो सत्य थे, उनका उन्होंने खंडन किया कि संसार में दुख जो है इसका वो इसलिए नहीं बोलना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि इससे इंसान कहीं ना कहीं भाग्यवादी बन जाएगा, फिर वो ईश्वर पर डिपेंडेंट होगा, और जब ईश्वर पर डिपेंडेंट होगा तो वो ब्राह्मणों के पास जाएगा, ब्राह्मणों के पास जाएगा तो वो रिचुअल करेंगे, कर्मकांड करेंगे तो दक्षिणा लेंगे तो उनके ऊपर डोमिनेशन जिंदगी भर स्थापित रहेगी। तो अंबेडकर का कहीं ना कहीं तर्क ये रहा होगा। ठीक है, फिर अंबेडकर का जो है एक और तर्क है, नहीं दूसरा नवयान का जो उन्होंने राजनीतिकरण किया है उसका दूसरा तर्क ये भी है कि उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म का त्याग कर दिया। तो अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के जो कर्मकांड थे, पुनर्जन्म और भिक्षुओं की जो पारंपरिक भूमिका को पूरी तरीके से बदल दिया। ठीक है, देखो बुद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं है। ठीक है, वो आत्मा को नहीं मानते हैं, लेकिन पुनर्जन्म जो है उनमें होता है। वो कैसे होता है तो उसके लिए आपको नागसेना की मेनांडर और नागसेना की डिबेट पढ़नी चाहिए तो आपको समझ आएगा, या फिर मेरा बुद्धिज्म का 7 घंटे का लेक्चर है उसको देख लेना, बहुत अच्छा बुद्धिज्म मैंने पढ़ाया है। तो ये क्या करते हैं कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के जो कर्मकांड थे, पुनर्जन्म थे और जो भिक्षुओं की पारंपरिक भूमिका थी उसको पूरी तरीके से बदल दिया। कर्म और पुनर्जन्म का जो है उन्होंने त्याग कर दिया। ठीक है, क्योंकि कर्म के अगर सिद्धांत को आप अपना लोगे तो फिर आप जो है जन्म मरण और फिर मोक्ष, स्वर्ग नरक, फिर पंडित आ जाएंगे। तो वो इसीलिए जो है उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म का पूरा कॉन्सेप्ट ही त्याग दिया। धर्म का साधन के रूप में अंबेडकर ने यूज किया। आलोचक दोस्तों कहते हैं कि अंबेडकर ने धर्म को आत्मा की शांति के लिए नहीं, यानी कि निर्वाण और मोक्ष के लिए नहीं, बल्कि समाज में समानता, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और जो है लिबर्टी की बात करने के लिए, जो है स्थापित करने के लिए एक टूल किट के रूप में इस्तेमाल किया। समझ रहे, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरलिटी थी, संवैधानिक जो नैतिकता थी, आप कुछ लोगों को संवैधानिक नैतिकता नहीं समझ आती, यूपीएससी के व्यक्ति हो, ठीक है, यूपीएससी कई बार पूछ चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी को लेकर के, तुम्हें पता होनी चाहिए। समझ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी की मतलब ये होती है, जैसे मान लो हिजाब है तो हिजाब है, ठीक है, नहीं ऐसे मान लो कि किसी का धर्म है, ठीक है, कोई धर्म मान लो महिलाओं को एंट्री सबरीमाला में नहीं देता है, या मान लो ट्रिपल तलाक का केस था, तो वो तो इक्वलिटी के खिलाफ है ना। जब हमारे धर्म और इक्वलिटी के बीच में जब डिबेट हो जाएगी, टकराहट हो जाएगी, तो हमेशा हम इक्वलिटी को तरजीह देंगे। यही दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी है, संवैधानिक नैतिकता है, यानी कि संविधान की जो मेन आत्मा है वो इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट बिल्डअप है। वो संविधान की जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिबर्टी यानी कि बराबरी, यानी कि लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता इनर, और इक्वलिटी यानी कि बराबरी, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, इस पर आधारित है। तो अंबेडकर ने जो है धर्म का जो यूज है, यानी कि जो बुद्ध धर्म का यूज है, वो निर्माण के लिए नहीं, आत्मा की शांति के लिए नहीं, यानी कि उसका पूरा मीनिंग चेंज करके उन्होंने उसको पॉलिटिकल मीनिंग दे दी। तो उन्होंने इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इसको जो है टूल किट के रूप में यूज किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक एशियाई, जो जैसे लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता था, तो उन्होंने एशियाई जो स्पिरिचुअल जो रूट्स थी उनसे काट करके एक पश्चिम का नागरिक धर्म बना दिया। समझ रहे, उन्होंने सिविक रिलीजन बना दिया पश्चिम का, क्योंकि वेस्ट में ही ऐसे सिद्धांत मिलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये जो है किया, जैसे उसमें उन पर कुछ लोग जो है अंबेडकर को बताते थे कि वो वेस्टर्न है, थिंकर, फला है, तो उन्होंने क्या सोचा कि इंडिया का ही एक धर्म उठा लिया जाए, उसमें कुछ छेड़छाड़ करके जो है उसको इंडिया के तरीके से पेश किया जाए। तो उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन कर दिया बुद्धिज्म का, ये सबसे खतरनाक बात है। तो दोस्तों अंबेडकर के द्वारा जो है आपको पता होना चाहिए कि 22 प्रतिज्ञाएं ली गई थी, 22 वो ली गई थी। अंबेडकर ने नागपुर में दीक्षा ली थी, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। उनमें से ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण को ना मानने की राजनीतिक और सामाजिक घोषणाएं थी, यानी कि इनको मत मानिए, जबकि भारत की आध्यात्मिक चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। आप कैसे इस देश के कल्चर को नकार सकते हो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए? तो एक आध्यात्मिक जागरण से अधिक एक सामाजिक विद्रोह और हिंदू धर्म से पूरी तरह वैचारिक संबंध तोड़ने का एक कानूनी सामाजिक दस्तावेज था। समझ रहे, तो उन्होंने पूरी तरीके से विद्रोह किया समाज के अंदर। जो आध्यात्मिक जागरण होना चाहिए, ठीक है, उससे एक अलग सिस्टम उन्होंने निकाल के लाए और उन्होंने पॉलिटिकलाइजेशन कर दिया किसका? बुद्ध धर्म का। समझ रहे,
तो उन्होंने देवी देवताओं, अरे भैया देवी देवताओं ने तुम्हारा क्या लिया है, ठीक है, वो एक टूल किट है। हालांकि मैं मानता हूँ कि देवी देवताओं से ये सब खेल स्टार्ट होता है, बट अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म का पोलिटिकलाइजेशन किया है, राजनीतिकरण किया है। छठा जो इनका क्रिटिक है वो दोस्तों राजनीतिक व्यवहारिता बनाम जन आंदोलन से है, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म वर्सेज रेडिकल मास मूवमेंट। आलोचक हैं जैसे जैसे पेरी एंडरसन, क्रिस्टोफर जेफलॉट, ये दोस्तों इनके क्रिटिक्स हैं। ये कहते हैं कि ये कहते हैं कि अम्बेडकर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कैसे? इनके अंदर जन आंदोलन की कमी है, मास मोबिलाइजेशन इन्होंने कभी नहीं किया, ठीक है, जबकि हमारे देश में हम मानते हैं कि अम्बेडकर एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है पॉलिटिकल रियलिटी दोस्तों ये है कि महात्मा गांधी या कांग्रेस की तरह पूरे देश में फैला हुआ कोई विशाल जमीनी आंदोलन के हिस्से ये नहीं थे, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो है, बल्कि ये तो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के साथ बैठे जाकर थे कि ब्रिटिश अच्छा है, अंग्रेज अच्छे हैं, वो कम से कम हमारे माइनॉरिटी का काम करेंगे। उन्हें नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स जो है तुम्हारे माइनॉरिटी के नाम पे, तुम्हें वाइट मैन बर्डन कम करने के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे वो तुम्हारे पास रूल करेंगे, और माइनॉरिटी को जो है एक जो मेन ब्रांच है उसके खिलाफ लड़ाएंगे, वो आपस में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करेंगे, और जिसका अल्टीमेट नतीजा आपको भारत और पाकिस्तान के डिवाइड में जो दिखाई पड़ा। तो अम्बेडकर जो है उनके चाल में फंसते चले गए, समझ रहे, ये माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी माइनॉरिटी माइनॉरिटी, समझ रहे। और इनको जो है काफ़ी, देखो अंग्रेज हमेशा जो है जो माइनॉरिटी के लोग होते थे उनको काफ़ी इज्जत से बताते थे, इज्जत इसलिए देते थे ताकि वो जो है डिवाइड एंड रूल, आसपास में लड़ाओ, आपस में लड़ाओ, और जो है रूल करो, शासन करो, ये उनकी नीति थी। तो अम्बेडकर कहीं ना कहीं जो उनको महात्मा गांधी और कांग्रेस की तरीके से जो कोई आंदोलन, जमीनी आंदोलन करना चाहिए था, वो उसका कोई हिस्सा नहीं थे, ठीक है, और जो है वो काफ़ी दूर ही रहे हमेशा इन सब चीज़ों से, और ना ही उन्होंने सोशल मूवमेंट कभी दलितों के लिए किया, आंदोलन इनके लिए किया। छोटे मोटे किए हैं, महाड़ आंदोलन जैसे देखा जाए, लेकिन बहुत बड़ा जो है कोई अगर मास आंदोलन की जाए, बात की जाए, तो शायद जो है ऐसा अम्बेडकर में दिखने को नहीं मिलता है, ठीक है। लाखों की भीड़ जुटाने की उनके पास ताकत भी नहीं थी। जैसे मैं बात करूं तो शायद वो एमएलए भी शायद नहीं बन पाए थे, ठीक है, वो अपने सीटें नहीं जीत पाए थे शायद, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है अम्बेडकर के लिए। और आपको पता है कि लाखों लोग जो सड़कें पे जो बिछाने चाहिए था, जो आंदोलन एक होना चाहिए था, जो दलितों के इकोनॉमिक राइट्स के लिए, उनके जो है उनके लिए जो है उन्होंने कोई दलित उद्धार के एजेंडे को लागू करने के लिए उन्होंने हमेशा कॉरिडोर ऑफ पावर का ही यूज किया, यानी कि संस्थाओं का, इंस्टीट्यूशन को ही सहारा लेना पड़ा, क्योंकि वो खुद लायर थे, तो उसी प्रकार से वो सोचते थे कि ऐसे मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमें स्टेट के कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, कभी जो है हमेशा लीगल तरीके से थोड़ी ना चीज़ें आती हैं, समझ, लीगल तरीके से करोगे तो तुम्हारे कोई नहीं सुनेगा आकर के। और एक प्रकार से वैचारिक समझौता भी, कंप्रोमाइज़ भी दिखता है अम्बेडकर के अंदर। जैसे एक तो पहली बात हमने तुम्हें बताई कि इनके अंदर जो है कभी कभी इन्होंने कट्टर लाइन से हट करके इन्होंने समझौते भी किए हैं, ठीक है, जैसे गांधी जी के साथ इन्होंने जो है समझौता किया है, ठीक है, पूना पैक्ट को लेकर के, ठीक है। तो कई बार ये कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। जैसे ब्रिटिश काल में इन्होंने दलितों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कई बार क्या किया, ब्रिटिश प्रशासन के साथ सहयोग करना पड़ा, ब्रिटिश प्रशासन का सहयोग किया है, इसलिए राष्ट्रवादी उन्हें जो है ब्रिटिश समर्थक भी कहते हैं कभी कभी। आज़ादी के बाद इन्होंने अपनी नीतियाँ लागू करने के लिए बेशक बड़े जो है वैचारिक विरोधी कांग्रेस के साथ समझौता करना पड़ा, ठीक है, यानी कि कांग्रेस तो तुम्हारे एंटी थी, यानी कांग्रेस कभी तुम्हारे पक्ष में नहीं थी, ठीक है, और फिर भी तुम जो है नेहरू की कैबिनेट में शामिल हुए जाकर के। अगर आप नेहरू की कैबिनेट में शामिल हो रहे जाकर के, तो आपका पावर के प्रति दिख रहा है आकर्षण, आप जो है कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं करना चाहते हो, समझ रहे हो। तो वैचारिक विरोध के कारण कांग्रेस से आपने जो है कांग्रेस में स्वीकार किया जाना, ये सबसे बड़ी बात है। फिर एक एंटोनियो ग्राम्सी है, ठीक है, और आपको पता है कि हेजेमनी के लिए एंटोनियो ग्राम्सी को जाना जाता है। कांग्रेस के पास दोस्तों वो क्यों गए, उसके पीछे दोस्तों रीजन ये आप बता सकते हो कि जैसे जो नागरिक समाज है, जो सिविल सोसाइटी है, ठीक है, उन्हीं में हेजेमनी होती है, ठीक है, हेजेमनी किसके पास होती है, सिविल सोसाइटी के पास। अम्बेडकर के पास दोस्तों केवल कानूनी और बौद्धिक तर्क थे, उनके पास कोई जमीनी ताकत नहीं थी, सिस्टम के भीतर रहकर ही समझौते करने पड़ते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस में जाना स्वीकार किया, और जबकि वो इनके एंटी थी। दूसरी चीज़, इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हो, जैसे पूना पैक्ट 1932 का, आपको पता है कि एमजे मैकडोनाल्ड ने जो है जब सेपरेट इलेक्टोरेट की एक्सटेंड करने की बात की, तो यरौदा जेल में जाकर के आमरण अनशन पर जब गांधी जी बैठ गए, तो अम्बेडकर को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा और पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर करने पड़े, और रिजर्वेशन पे जो है आ गए, ठीक है। तो ये जो है सबसे बड़ी, अम्बेडकर को झुकना पड़ा और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने पड़े, जिससे वह, और दोस्तों ये जो है अम्बेडकर अपने जीवन भर अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक हार मानते रहे, ठीक है, तो इसको वो हार भी मानते हैं अपनी, ठीक है, ठीक है। तो अम्बेडकर के पास कोई जन समर्थन बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है, और इसलिए जो है गांधी से सामने उनको फिर अल्टीमेटली सिग्नेचर करना पड़ा, और पूना पैक्ट उन्होंने कर लिया। फिर दोस्तों एक दूसरा वैचारिक मतभेद और वैचारिक जो कंप्रोमाइज़ है वो भी देखने को मिलता है हिंदू कोड बिल में। हिंदू कोड बिल आपको पता है कि जब अम्बेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए बिल संसद में पेश किया,
ठीक है, वो रूढ़िवादी जो ताकतें थीं उन्होंने इसका विरोध किया। जैसे वुमेन के लिए इकोनॉमिक, देखिए वुमेन के राइट की बात कर रहे हैं, महिलाओं को तो अम्बेडकर को पूछना चाहिए। ठीक है, अम्बेडकर जो उनके लिए वुमेन्स के राइट्स की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक राइट्स की बात कर रहे हैं। तो राजनीतिक ताकत उस समय काफ़ी एक्टिव थी, उन्होंने जो है इसकी लॉबिंग की कि नेहरू जो है चुनाव के डर के कारण जो है पीछे हट गए कि अब जो है ये बिल नहीं आएगा, हिंदू कोड बिल। ठीक है, तो अम्बेडकर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए, अंततः बिल जो है पास नहीं हो सका और हताशा में कानून मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, ये साबित करता है कि बौद्धिक श्रेष्ठता बिना जंग संगठन के राजनीतिक यथार्थ में हार जाती है। यानी कि अम्बेडकर की अगर बात की जाए तो वो एक जन आंदोलन में नहीं कन्वर्ट कर सके, वो एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट करना चाहिए। उनके लिए जो रिजर्वेशन और सिर्फ लॉ के ऊपर डिपेंड होकर के स्टेट के पैटर्नलिस्टिक जो सोच होती है उससे ऊपर उन्होंने कभी नहीं सोच पाया। उनके पास जन आंदोलन का सपोर्ट ना होने के कारण उनको कई बार जो है कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, वैचारिक समझौते करने पड़े, जिसके कारण आज दलितों की हमारे देश में जो समस्याएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं वो भी जो है अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए आपका यूज करती हैं, आपका जो है यूज किया जाता है रिजर्वेशन और जॉब और रोजगार के नाम पे, लेकिन वो समस्या कभी खत्म नहीं होती है। सिर्फ आपका एक पॉलिटिकल वेपन की तरीके से डेमोक्रेटिक संस्था में यूज किया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, अम्बेडकर के बारे में ये दुनिया भर के जो मैंने क्रिटिक आपको दिए हैं, ऐसे दोस्तों लेक्चर आपने आज तक नहीं देखा होगा यूट्यूब पे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, और ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको और भी कोई डीप टॉपिक पे लेक्चर चाहिए हो तो हमें जरूर बताएं, हम आपके लिए जरूर लेक्चर लेकर के आएंगे। बाकी कमेंट करके आप हमें राय बता सकते हैं। और ये लेक्चर सिर्फ जो है एकेडमिक पर्सपेक्टिव से था, यहाँ पे किसी प्रकार से किसी वर्ग विशेष को, किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को नीचा दिखाना इस लेक्चर का उद्देश्य नहीं है। इस लेक्चर का उद्देश्य है ताकि दलित जो वर्ग हैं उनको उनकी जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसके बारे में उनको रियलाइज हो और उनको पता चले कि अल्टीमेटली उनकी दशा जो है ये किस लिए बनी हुई है, अम्बेडकर की क्या लिमिट्स थी, आज के पॉलिटिकल जो पावर है वो क्या कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जन जागरण का काम करेगा। दलितों के लिए जो है कोई नया नेता निकल के आएगा और फिर जो उनको उद्धार के लिए काम करेगा। यही इस लेक्चर का उद्देश्य है, ताकि उनको उनकी जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उससे उनको आत्मसात कराया जाए। बाकी यदि मुझसे जो है भूल से अगर कोई गलती हो गई हो अनजाने में तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।